मिला टाइम्स में खुशामदीद। उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गौ तस्करी का मामला सामने आया है, जहां 35 गायें पकड़ी गई है और 11 गौ तस्करी करने वालों को भी पुलिस ने पकड़ लिया है। इसके बावजूद उन सब के खिलाफ कोई सख्त एक्शन नहीं, कोई कार्रवाई नहीं और मीडिया से यह खबर गायब है, क्योंकि जितने लोग गौ तस्करी करते हुए पकड़े गए हैं उनमें से किसी का भी नाम उर्दू में नहीं है। उत्तर प्रदेश के कानपुर से कल एक और खबर सामने आती है 8 अक्टूबर की रात में कि वहां बम धमाका हुआ और जैसे यह खबर सामने आई मीडिया ने बढ़ा चढ़ा कर इस खबर को पेश करना शुरू कर दिया। मुसलमानों से उसका लिंक जोड़ दिया गया। यह बम धमाका स्कूटी से हुआ था और जब स्कूटी के मालिकों का नाम सामने आया तो मीडिया से खबर गायब हो चुकी है और पुलिस कह रही है कि यह एक्सीडेंट है, कोई प्री प्लान हमला नहीं था, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से, संस्था से इस हमले का कुछ भी ताल्लुक नहीं है। पिछले कई दिनों से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवई पर हमले का मामला भी चल रहा है और इस हमले को एक तबके की तरफ से सेलिब्रेट भी किया जा रहा है। चीफ जस्टिस ने माफ कर दिया, हमला करने वाले पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके अलावा अजीत भारती और इस तरह के कई लोग हैं जो सोशल मीडिया पर चीफ जस्टिस को और दूसरे जजेस को धमकी दे रहे हैं, उनकी वीडियो भी वायरल हो रही है। दिल्ली पुलिस ने अजीत भारती को बुलाया, 3 घंटे के लिए पूछताछ करके छोड़ दिया, इसको जेल में नहीं भेजा। लेकिन अब अजीत भारती के खिलाफ पंजाब में SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हो चुका है और दावा किया जा रहा है कि लंबे अरसे के लिए इसको जेल भेजा जाएगा। और जिस तरह अजीत भारती सोशल मीडिया पर जब चाहता है जिसके खिलाफ जहर उगलता है, अब चलने वाला नहीं है। एक और खबर है और खबर यह है कि संभल में मुसलमानों के घरों को बुलडोज किया जाएगा। दावा किया जा रहा है कि मुसलमानों का घर तालाब की जमीन पर बना हुआ है, इसलिए सब इलीगल है, सरकारी प्रॉपर्टी है। एक मस्जिद को पहले से ही बुलडोज किया जा चुका है। मौलाना तौकीर रजा खान की मुश्किलें भी लगातार बढ़ती जा रही है और अब खबर सामने आई है कि पुलिस 6 साल पुराने मामले में मौलाना तौकीर रजा खान को अपने रिमांड पर ले रही है। और मैंने पहले ही बताया था मौलाना तौकीर रजा खान को लंबे अरसे तक जेल में रखा जाएगा और ये सब पूरी प्लानिंग के साथ, मनसूबाबंदी के साथ किया गया, बहाना बनाया गया। आगे इस पर भी तफसील से बातचीत होगी। इसी तरह लखनऊ में मायावती ने एक बहुत बड़ी रैली की है और इस रैली में पहली मर्तबा उनकी पार्टी के चाहने वाले जमा हुए और ऐसा लग रहा है कि 2027 में मायावती एक और बड़ा खेला करने वाली है। इसके अलावा भी कुछ और खबरें हैं जिस पर इस वीडियो में तफसील से तबसरा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है मिला टाइम्स की मेंबरशिप ले लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, यहाँ QR कोड मौजूद है और अगर आप पहली मर्तबा मिला टाइम्स को देख रहे हैं तो कम से कम आप सब्सक्राइब हमें ज़रूर कर लीजिए। मिला टाइम्स का एक और अल्टरनेटिव चैनल है जिसका नाम है पब्लिक फेस, उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर वो चैनल कभी आपकी नज़र से गुजरता है। और आइए अब आपको बताते हैं तमाम खबरें तफसील से। और सबसे पहले बात करते हैं वाराणसी की खबर के बारे में। दैनिक भास्कर ने इस खबर को शाये किया है। वाराणसी की पुलिस को इनपुट मिलता है कि सुल्तानपुर से कुछ लोग गायों की तस्करी कर रहे हैं, गायों को लेकर बिहार जा रहे हैं और वाराणसी की पुलिस को बताया जाता है कि सब मुसलमान हैं जो गायों को लेकर जा रहे हैं। बहरहाल यही समझकर पुलिस ने चेकिंग को सख्त कर दिया। तमाम हाईवेज पर तमाम लोगों को जिम्मेदारी दी गई कि वो सख्ती से तमाम गाड़ियों की जांच करे, जो भी ट्रक जा रहा है, जो भी पिकअप जा रहा है, हर एक की सख्ती से जांच की जाए, किसी को ना छोड़ा जाए। जब पुलिस ने सख्ती से जांच की तो पता चला 6 बोलेरो ऐसी पकड़ी गई है जहां गायों को छुपा कर रखा गया था और जितने लोग इन गाड़ियों के साथ थे वो पुलिस के साथ बदतमीजी कर रहे थे। पुलिस को चेक करने के लोग परमिशन नहीं दे रहे थे, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती की तब पुलिस इस सख्ती में कामयाब हुई और चेकिंग के दौरान पकड़ा गया कि यहाँ गायें हैं और 35 गायें पकड़ी गई है, 6 गाड़ियाँ पकड़ी गई है। उसके अलावा दूसरे हथियार भी इन सब के पास से बरामद हुए। अब पुलिस ने इस मामले में 11 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार हुए लोग कौन हैं, उनके नामों को आप देखिए। पहला नाम है गुलशन निषाद का, दूसरा नाम है रोशन कुमार का, तीसरा नाम है दीपू धरिया का, चौथा नाम है संजीत कुमार यादव का, पांचवा नाम है मनोज कुमार निषाद का, छठा नाम है यशो कुमार का, सातवां नाम है अभिषेक कुमार का, आठवां नाम है उपेंद्र यादव का, नवा नाम है दीपक कुमार का, 10वां नाम है सुरेश यादव का और 11वां नाम है निखल धरिया का। ये तमाम नाम उर्दू में नहीं हैं। इनके नामों से पता चल रहा है इनका धर्म और रिलीजन इस्लाम नहीं है, बल्कि सनातन धर्म के सब मानने वाले हैं। तो मीडिया से खबर गायब है। प्रशासन ने भी इनके खिलाफ सख्त एक्शन नहीं लिया। इन सब पर गौ तस्करी का, गौकशी का मुकदमा दायर नहीं किया गया है। इन सब पर NSA नहीं लगाया गया है। इनके घरों पर बुलडोजर की कार्रवाई अब
अब नहीं होगी। ये नहीं कहा जाएगा कि इन सब ने इलीगल तरीके से इनक्रोचमेंट कर रखा है। बस पुलिस ने एक बयान जारी कर दिया कि गौ तस्करी में सब लोग पकड़े गए हैं और इनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। फिलहाल पुलिस ने इन सबको लॉकअप में बंद कर दिया है। यहीं पर अगर कोई मुसलमान होता उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाता, मीडिया में खबर चलती और कहा जाता बार बार मुसलमान क्यों हिंदुओं के जज्बात के साथ खेलते हैं। हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा हासिल है और कहा जाता है कि मुसलमान गाय अपने पास ना रखे, गायों की तिजारत ना करे, गायों को फरोख्त ना करे और ज़बह करना तो बहुत दूर की बात है और बहुत बड़ी सज़ा है। इसके बावजूद मुसलमान ऐसा करते हैं और जब हिंदू इसी काम में पकड़े जाते हैं तो मीडिया से खबर गायब हो जाती है, कोई एक्शन नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। और सच्चाई यह है कि गायों की जो पूरी तिजारत है, गाय की तस्करी का जो पूरा मामला है, ये सब हिंदू लोग ही करते हैं, बजरंग दल से जुड़े अफराद करते हैं। और जब कहीं पर लेन देन का जो मामला होता है वो ख़राब हो जाता है, इनका जो मुतालबा होता है या जितना पैसा ये लोग चाहते हैं जब वो नहीं मिल पाता है, फिर यही बजरंग दल के लोग गौ तस्करी करने वाले गुंडागर्दी पर उतर आते हैं। और इनमें अगर कोई मुसलमान इनका कारोबारी दोस्त होता है तो उसकी ये जान ले लेते हैं, उसकी हत्या कर देते हैं। कई मरतबा ज़बरदस्ती किसी को पकड़ते हैं, उसकी मॉब लिंचिंग कर देते हैं और कहते हैं कि गौ तस्करी करते हुए पकड़ा गया है। पिछले 10 सालों में भारत में गाय के नाम पर कम से कम 200 से ज़्यादा मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हो चुकी है। इसके अलावा छोटे छोटे वाक़यात की एक लंबी फहरिस्त है कि कहीं पर मुसलमानों को पकड़ना, मारना, इल्ज़ाम लगाना कि गौ तस्करी कर रहा था, गाय लेकर जा रहा था। अलीगढ़ का मामला सबसे ज़्यादा इन दोनों सुर्खियों में आया जब एक लाइसेंस हासिल करने वाली कंपनी से मुसलमान अफराद ट्रक में गोश्त लेकर जा रहे थे। वो कंपनी भारत सरकार को टैक्स देती है, बीजेपी को डोनेशन देती है। इसके बावजूद उनके 4 लोगों पर जानलेवा हमला किया गया। पहलू खान का मामला सबसे बड़ा है, अखलाक का मामला सबसे बड़ा है। जब मंदिर से ऐलान किया गया कि उनके फ्रिज में गाय का गोश्त रखा हुआ है, 200 की भीड़ ने अखलाक पर कातलाना हमला किया, जान से मार दिया। और जब जांच हुई तो पता चला गाय का गोश्त भी उनके फ्रिज में नहीं था। और ये जो लोग गुंडागर्दी करते हैं, गायों की तस्करी करते हैं, उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाता। और वजह यह है कि उनका नाम उर्दू में नहीं है, वो मुसलमान नहीं है। एक और खबर है और खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर से आई है। कानपुर से कल शाम को यानी 8 अक्टूबर की रात को खबर सामने आती है कि वहां बम धमाका हुआ है, 8 अफराद जख्मी हो गए हैं। और कानपुर के जिस इलाके में धमाका हुआ वो मिश्री बाजार का इलाका कहलाता है। वहां पर मस्जिद भी है, मुसलमानों की दुकानें वहां पर मौजूद है। और मीडिया ने इस खबर को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। मीडिया को लग रहा था इस हमले का कनेक्शन मुसलमानों से जुड़ेगा, इसको दहशतगर्दाना अटैक बताया जाएगा। मीडिया को लग रहा था फिर मसाला मिलेगा और 4-5 मुसलमानों का नाम ज़रूर अलकायदा से, लश्कर तैयबा से जुड़ेगा और देश भर के मुसलमानों को बदनाम करने का मौका मिल जाएगा कि देखो इन्होंने एक बार फिर कानपुर में दहशतगर्दाना हमला किया है। बहरहाल जैसे हमला की खबर सामने आती है, 7:15 पर यह हमला हुआ और यह हमला 2 स्कूटी से हुआ। 2 स्कूटी में अचानक धमाका हुआ जिसकी वजह से वहाँ पर एक दुकान है, उस दुकान में भी काफ़ी टूट फूट हुई। उस दुकान की जो फोर सीलिंग है वो पूरी तरह टूट गई। आसपास के जो लोग थे वो सब भी जख्मी हो गए, उनको फौरी तौर पर अस्पताल भेजा गया। उनमें से 2 की हालत ठीक है, कुछ की हालत नॉर्मल है। बहरहाल कोई भी खतरे से बाहर नहीं है, तमाम हालात पर काबू पा लिया गया। अब पुलिस ने कहा कि 2 स्कूटी से धमाका हुआ है तो उसकी जांच की जाएगी, तफ्तीश की जाएगी। दोनों स्कूटी पर नंबर भी मौजूद है, नंबर प्लेट लगा हुआ है और दोनों स्कूटी एक जगह खड़ी हुई थी। अब उनमें से एक स्कूटी के मालिक का नाम है अश्वनी कुमार और दूसरे का नाम है विजय निदर रुस्तगी। जैसे इन दोनों का नाम सामने आए कि इन दोनों स्कूटी का ताल्लुक किससे है, उसके बाद मीडिया से खबर गायब हो चुकी है। मीडिया में अब इसको टेरर अटैक नहीं कहा जा रहा है, मुसलमानों से ज़्यादा इसका लिंक नहीं जोड़ा जा रहा है। उधर पुलिस का भी कहना है कि ये एक एक्सीडेंट है, जानबूझकर और प्री प्लान हमला नहीं है, ये टेरर अटैक नहीं है, आतंकवादी हमला नहीं है और न ही किसी भी संस्था और संगठन से इसका ताल्लुक है। लेकिन अगर दोनों स्कूटर के मालिक का नाम अश्वनी और विजेंद्र की जगह कुछ और होता, अब्दुर्रहमान होता, ज़ीशान अहमद होता, तो फिर मीडिया में अलग अंदाज से खबर चलती, मीडिया का एक्शन अलग होता। इस मामले में तारिक नाम के एक मुसलमान को भी पुलिस ने डिटेन किया और कहा जा रहा है कि उसका पटाखे का कारोबार है और उसी ने पटाखा बनाया था जिसकी वजह से सब हुआ। बहरहाल उत्तर प्रदेश की पुलिस ने अब इसको टेरर अटैक नहीं कहा। कहा जा रहा है कि दोनों स्कूटी में पटाखा रखा हुआ था, उसका सामान रखा हुआ था और वो पटाखा
फूट गया, इसकी वजह से एक्सप्लोजन हुआ, उसकी वजह से धमाका हुआ। फिलहाल असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर को वहां से हटा दिया गया है। एसएचओ और 5 पुलिस एहलकारों को भी सस्पेंड कर दिया गया है और कहा जा रहा है कि सब पुलिस एहलकार जिम्मेदार हैं कि इतनी भारी मिकदार में यहां पर पटाखा कैसे आया, दिवाली के मद्देनजर इसकी इजाज़त कैसे दी गई, क्यों इस पूरे मामले पर कंट्रोल नहीं किया जा रहा है कि कितना पटाखा आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, कितना पटाखा लोग लेकर के जाएं, कितने की खरीदारी हो। तो इन सब पर अब बातचीत होने लगी है। बहुत जल्द दिवाली आने वाली है और पटाखों का जो कारोबार है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से देश में बढ़ रहा है। और आइए बात करते हैं अजीत भारती के बारे में। अजीत भारती, इसको आपने देखा होगा, पिछली वीडियो में भी मैंने इसका तबसरा किया था कि किस तरह का घटिया तबसरा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के हवाले से इसने अपने ट्विटर हैंडल पर किया था। इसने लिखा था कि एक वकील यानी राकेश किशोर ने जूता फेंका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर, लेकिन चीफ जस्टिस बच गए, जूता उनको नहीं लग सका। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अब ऐसी हरकत करने से बाज आ जाना चाहिए। इस तरह के लोग हरकतें करेंगे तो इनको बख्शा नहीं जाएगा, बल्कि बार बार निशाना बनाया जाएगा। तो सीधे सीधे इसने उस हमले को सपोर्ट किया, जिसने हमला किया उसको भी मीडिया ने हीरो बना दिया है। उसके इंटरव्यू किए जा रहे हैं और साफ लफ्जों में उसका कहना है कि मैं अपने अमल के लिए, अपने काले करतूत के लिए माफ़ी नहीं मांगूंगा क्योंकि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। उधर एक तबके में यह बहस भी हो रही है कि हमला आरएसएस के जरिए करवाया गया है, क्योंकि बीआर गवई जो चीफ जस्टिस है, उनकी मां ने 5 अक्टूबर को आरएसएस के प्रोग्राम में जाने से इनकार कर दिया था और साफ लफ्जों में कहा था कि आरएसएस की आइडियोलॉजी को वो नहीं मानती है, हिंदुत्व को वो नहीं तस्लीम कर सकती है, वो भीमराव अंबेडकर की आइडियोलॉजी को फॉलो करती हैं, इसलिए इस प्रोग्राम का हिस्सा वो नहीं बनेगी। इससे आरएसएस की बदनामी हुई, रुसवाई हुई कि चीफ जस्टिस की मां ने आने से इनकार कर दिया और आरएसएस को जो मैसेज देना था कि आरएसएस को सभी ने तस्लीम कर लिया है, वो मैसेज फ्लॉप हो गया। उनकी मां के आने का मतलब यह था कि बड़ी तादाद में जो पढ़े लिखे दलित है उनको भी कन्विंस किया जाता आरएसएस से जोड़ने के लिए, और अगर उनकी मां वहां जाती तो यकीनी तौर पर उनको आरएसएस की तारीफ करनी पड़ती। ये पॉसिबल नहीं है कि कोई आरएसएस के प्रोग्राम में जाए और ऐसे मौका पर जब आरएसएस अपना 100 साला जश्न मना रही हो और वहां कोई उसकी तारीफ ना करे तो मजबूरन तारीफ करनी पड़ती और उसको फिर आरएसएस के जरिए नोट किया जाता, सीरियस लिया जाता, तमाम दलितों को एक तरह से मोबिलाइज किया जाता। इसलिए उनके मां ने इनकार कर दिया। ये आरएसएस को बर्दाश्त नहीं हो सका और इसलिए हमला करवाया गया, क्योंकि अगर पीछे से समर्थन नहीं होता, सपोर्ट नहीं होता, तो फिर आसान नहीं है कि इस देश में सुप्रीम कोर्ट की दीवार पर भी कोई जूता फेंक दे। अगर सुप्रीम कोर्ट के गेट पर भी अगर कोई जूता फेंकेगा तो फौरन उसको गिरफ्तार किया जाएगा, उस पर एनएसए लगेगा, यूएपीए लगेगा, उसकी रिहाई पॉसिबल नहीं होगी कई सालों में। लेकिन कोर्ट रूम में कोई चीफ जस्टिस पर जूता फेंक रहा है और उसके खिलाफ एक्शन नहीं, कार्रवाई नहीं, समझिए बहुत ऊपर से उसको समर्थन मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है। और सोशल मीडिया पर भी एक तबका है जो लगातार सपोर्ट कर रहा है। अजीत भारती ने भी यही ट्वीट किया था। दिल्ली पुलिस ने उसको 3 घंटों के लिए डिटेन किया, थाने में बंद किया, उससे पूछताछ की और उसके बाद दिल्ली पुलिस ने कहा कि तुम्हारा जो ट्वीट है उसको तुम डिलीट कर दो, फिर तुम जाओ आज़ादी से घूमो, लिखो, पढ़ो। उसकी एक वीडियो भी उससे पहले वायरल हो रही थी जिसमें वो चीफ जस्टिस को धमकी दे रहा था। आप इस वीडियो को सुन लीजिए कि वो 2 टुकड़ों में ऐसे हो जाए। गवाही जो है ना, इसकी सोशल मीडिया से बहुत फटती है, आज से नहीं फटती है। ये जब इसने चार्ज लिया था ना तब से कि दे शुड बी डेल्ट विथ एन आयरन हैंड, नहीं निकालो तुम अपना आयरन हैंड, हमें देखना है आयरन हैंड कैसा होता है, हम भी साला डायमंड हैंड लेके प्लेटिनम हैंड लेके आएंगे। इसके बावजूद कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई और दिल्ली पुलिस ने 3 घंटे के लिए भी इसलिए बुलाया क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा दिल्ली पुलिस को टैग किया गया। एक्स पर लगातार लोगों ने दिल्ली पुलिस से उसके खिलाफ एक्शन लेने की मांग की। सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने भी उसको कोट करते हुए लिखा कि इसकी औकात कैसे हुई, इसकी हिम्मत कैसे हुई चीफ जस्टिस के ताल्लुक से इस तरह का लबो लहजा इस्तेमाल करने की। तो एडवोकेट प्रशांत भूषण को भी अजीत भारती ने गालियां दी और जिस तरह की बदतमीजी की है एक्स पर, जिस तरह के जुबान का अजीत भारती ने प्रशांत भूषण के लिए इस्तेमाल किया, उसको मैं यहां पर आपको नहीं सुना सकता हूं। आप स्क्रीन पर उसके ट्वीट को जरूर देख लीजिए और पढ़ लीजिए कि किस तरह का घटिया ये शख्स है। बहरहाल पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है तो पंजाब पुलिस ने इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है कई धाराओं में और SC ST का मुकदमा भी दर्ज किया गया। इसके अलावा भी कई और एक्टिविस्ट है, उन सबको भी इसमें घसीटा गया, उन सब के खिलाफ पंजाब में कार्रवाई की गई है। लेकिन पंजाब पुलिस गिरफ्तार कर पाएगी या नहीं कर पाएगी कहना मुश्किल है। दिल्ली पुलिस पंजाब पुलिस को यहां आने देगी या नहीं आने देगी इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से लगातार इस तरह
के नफरती चिंटुओं को बचाया जाता है, उनको सुरक्षा दी जाती है। और आइए मैं बात करता हूं अगली खबर के बारे में, और इस खबर का ताल्लुक उत्तर प्रदेश से है। मौलाना तौकीर रजा खान पर 6 साल एक पुराना मामला है, और उन पर पुराने मामले इसी तरह के हैं कि उन्होंने कभी रैली की, कभी प्रोटेस्ट किया, कभी मुसलमानों को इकट्ठा किया, और पुलिस ने उधर थाने में उनके खिलाफ केस दर्ज कर दिया कि इन्होंने 144 का वायलेशन किया है, इन्होंने हेट स्पीच दी है, या इन्होंने मुसलमानों को वर्गलाने का काम किया है। इसी तरह के मुकदमे मौलाना तौकीर रजा खान पर दर्ज हैं। अब 6 साल पुराना एक ऐसा ही मामला दर्ज है हेट स्पीच का। उस मामले में भी पुलिस ने उनको रिमांड पर ले लिया और कहा कि मौलाना तौकीर रजा खान की रिमांड चाहिए, यानी मौलाना तौकीर रजा खान को लंबे अरसे तक जेल में रखा जाएगा। उधर इनकाउंटर लगातार जारी है, और बरेली में, यूपी के दूसरे इलाकों में लोगों का इनकाउंटर किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है। 48 घंटे में 70 से ज़्यादा इनकाउंटर की खबरें सामने आई है, और योगी राज का मतलब इनकाउंटर राज, तो ये पूरा मामला है। संभल से एक और खबर सामने है, और कहा गया है कि संभल में जो पूरा तालाब वाला इलाका है, वहाँ जितने लोगों के घर बने हुए हैं सब तालाब की ज़मीन पर बने हुए हैं। ये सरकारी ज़मीन है और ये घर इलीगल है, इसलिए इनके घरों को तोड़ा जाएगा, और उन तमाम घरों पर कल निशान लगा दिया गया कि किस किस घर को बुलडोज किया जाएगा। स्क्रीन पर आप विजुअल देख सकते हैं। इससे पहले एक मस्जिद पर यहाँ बुलडोज़र चलाया गया था। गुजरात के गांधीनगर में भी पिछले दिनों एक मामला सामने आया था, जहाँ मुस्लिम नौजवान और हिंदू नौजवानों की आपस में लड़ाई हुई थी। कोई बड़ा मामला नहीं था, लेकिन आपस में बच्चों की लड़ाई को बड़ा मामला बना दिया गया। पुलिस ने मुसलमानों के खिलाफ एकतरफा कार्रवाई की, 200 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया, 60 से ज़्यादा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, और अब 30-40 से ज़्यादा घरों को भी वहां गांधीनगर में बुलडोज करने का प्रशासन ने काम किया है। और आइए अब आपको बताता हूं मायावती के बारे में। मायावती ने बहुत दिनों बाद बहुत बड़ी रैली की लखनऊ में, और रैली की भीड़ को देखकर लग रहा है कि काफी तादाद में यहाँ लोग मौजूद हैं। मायावती ने सीधे सीधे अखिलेश यादव पर हमला किया है, उधर बीजेपी की तारीफ की, बीजेपी का शुक्रिया अदा किया। 2027 उत्तर प्रदेश में बहुत नजदीक आ चुका है, 2027 के इलेक्शन की तैयारी है, और इधर मायावती जिस तरह फिर मजबूत हो रही है, तो इसका मतलब यह है कि जो सेकुलर वोट है उसको तकसीम करने की कोशिश की जाएगी, और बीजेपी के लिए रास्ते को आसान किया जाएगा। बहरहाल बहुत दिनों बाद मायावती सामने आई है, और खुलकर उसने एक पब्लिक रैली में तकरीर की है। और आज की ये कुछ अहम तरीन खबरें और न्यूज़ थी जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। कैसा लगा आपको हमारा ये प्रोग्राम, जिसमें मैंने एक साथ चंद खबरों को आपसे शेयर किया है? अगर आप इस तरह का प्रोग्राम चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें लिखिए, तो मैं कोशिश करूंगा रोजाना एक इस तरह का प्रोग्राम आए जिसमें अहम तरीन खबरों का मैं तज्जिया पेश कर सकूं एक साथ। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। सब्सक्राइब कर लीजिए, मेंबरशिप ले लीजिए, और मुझे दीजिए इजाज़त।